एमबीबीएस मैंने पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से किया था। उसके बाद पार्ट 1 किया न्यूरो सर्जरी में, कोई 3 साल ट्रेनिंग की, लेकिन मैं फिर उसको कंटिन्यू नहीं रख सका, चला गया था पाकिस्तान से बाहर। फिर मैंने डिप्लोमा किया क्लिनिकल न्यूरोलॉजी में, फिर न्यूरोफिजियोलॉजी में एमफिल किया और रिसेंटली मैंने इसमें पीएचडी की है। माशाल्लाह सर। तो डेरा गाजी खान में प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। इससे पहले कुछ अरसा मैं बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाता रहा हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। माशाल्लाह। तो बस आजकल तो सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सुना आपका क्लिनिक बहुत अच्छा है माशाल्लाह। पेन एंड न्यूरो क्लिनिक के हवाले से अपनी पहचान आप है, और वहाँ पर जितने भी मरीज़ आते हैं माशाल्लाह आपके इखलाक और आपके रवैये की वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स की तरह ही बन जाते हैं। और डॉक्टर साहब की खसूसियत ये है कि डॉक्टर साहब ये नहीं कि फ़ीस लेकर सिर्फ उसी टाइम में ही पेशेंट्स को बैकअप या फॉलोअप देते हैं, उसके अलावा भी इनका मरीज़ जब चाहे इनके साथ किसी भी मेडिकल हेल्प के लिए या हेल्थ इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए 24 घंटे डॉक्टर साहब की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद रहती हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये है कि आम आदमी को ये नहीं पता कि न्यूरो फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट में और न्यूरो सर्जन में क्या फ़र्क है। अक्सर ये देखा गया है कि मरीज़ बहुत अरसा अपनी बीमारियों को लेकर न्यूरो सर्जन के पास जिन्होंने जाना होता है वो फिजिशियन के पास, और फिजिशियन की अक्सर बीमारी जो फालिज, लकवा, यादाश्त की कमी है या पाँव का सून हो जाना है, कमर में दर्द, आधे सर का दर्द, स्पाइनल के मोरहे के जो मसले हैं कमर के, उनके लिए अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर सर्जन के पास ज़्यादा जाते हैं। तो इस बारे में हमारी थोड़ी सी आप तारुफ करा देंगे ना कि न्यूरो फिजिशियन और सर्जन में क्या फ़र्क है और उसके पास किन किन मरीज़ों को जाना चाहिए, तो हमारे मरीज़ों को थोड़ी आसानी हो जाएगी सर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने एक इंतहाई वैलिड सवाल पूछा है। इस सवाल के ताने बाने असल में प्राइमरी फिजिशियन से जा मिलते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि बुनियादी तौर के ऊपर एक तो कोएक्स ही हमें काफ़ी है। बिल्कुल। अच्छा, कोएक्स से ऊपर अताई डॉक्टरों से ऊपर जब हम जाते हैं तो बुनियादी तौर पर मरीज का पहला वास्ता एक प्राइमरी फिजिशियन से पड़ता है, जो उसके इलाके में एक एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद है। जी बिल्कुल। और बुनियादी तौर पर उसके इलाज की तमाम तर जिम्मेदारी और इखलाकी जिम्मेदारी भी उसी डॉक्टर पर है, क्योंकि वो उसके साथ 24 घंटे इन टच है। बिल्कुल। तो ये बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसने अगर कोई राय लेनी है, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, तो वो अपने फील्ड के जो जिस फील्ड में वो भेजना चाह रहा है, चाहे वो दिल का मरीज है या वो न्यूरोलॉजी का है या न्यूरो सर्जरी का है, तो वो मुतलका डॉक्टर के पास रेफर कर दे। अभी तक बशमूल मेरे मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर शायद ये सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हो सका। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके काफी सारे नुकसानात होते हैं। एक तो ये है कि लोगों की मुआशी हालत यकीनन इस काबिल नहीं है कि वो बार बार सफर करके, क्योंकि इतने अखराजात बाज़ औक़ात इलाज पे नहीं आते जितने किरायों पे ही लग जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो बार बार नहीं आ पा रहा होता, उससे इलाज अधूरा रह जाता है। तो प्राइमरी फिजिशियन जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए अगर मुतलका फील्ड के डॉक्टर्स के पास भेजता रहे और उसकी दी हुई गाइडलाइंस जो हैं उसके मुताबिक अगर वो चलता रहे, तो यकीनन एक तो काफी सारे अखराजात भी कम हो जाएंगे और मरीज प्रॉपर जगह पर पहुंच भी सकेगा और उसका इलाज इंतहाई बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल सही। जहां तक न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी की बात है, तो बुनियादी तौर के ऊपर दुनिया में एक असूल है। असूल ये है कि हर केस फिजिशियन का केस है जब तक वो खुद उसको सर्जन के पास रेफर ना कर दे। बहुत खूब। पूरी दुनिया में सर्जरी जो है उसका फैसला फिजिशियन करता है कि अब सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जन का काम शुरू हो जाएगा। और जब सर्जन का काम खत्म हो जाएगा तो वो खुद उसको फिजिशियन के पास भेज देगा कि फर्दर आप फिजिशियन के पास जाएं। जी बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में इस तरीके से क्या होता है कि सर्जन के पास सर्जरी और प्री ऑप तैयारियों के लिए, ऑपरेशन से पहले सर्जरी और सर्जरी के बाद की जो चीजें हैं, पोस्ट ऑप हम जिसे कहते हैं, उसके लिए खातिर खा वक्त बच जाएगा। बिल्कुल सही। और वो मरीजों को अच्छी तवज्जो दे सकेगा। बिल्कुल। और इसी तरीके के साथ अगर फिजिशियन सर्जरी के केसेस को रोकने की कोशिश करेगा तो उससे यकीनन मरीज को नुकसान होगा। तो ये बुनियादी तौर के ऊपर अहम तीन चीज तिब्बी इखलाकियात हैं, जिसमें डॉक्टर्स को, हम सब डॉक्टर्स को बशमूल मेरे, ये चाहिए कि हमें जहां पर भी किसी चीज की राय की जरूरत पड़े किसी भी डॉक्टर की, बिल्कुल सही,
तो हम उसमें हिचकिचाए ना और उसको फौरन से पहले, और वो हदीस मुबारक है ना कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मशवरा तलब किया जाए तो बहुत अच्छा मशवरा दिया जाए। बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। तो वो अच्छा मशवरे में ये भी शामिल है कि एक चीज मेरा काम नहीं है तो मैं अगर उसको रोक के रखूंगा और मुतलका जगह पर नहीं भेजूंगा तो यकीनन मैं अपने साथ भी और सोसाइटी के साथ भी और खसूसन उस मरीज के साथ जुल्म कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत प्यारी बात की है डॉक्टर साहब आपने कि उस मरीज़ के साथ तो बहुत बड़ा जुल्म है कि उसका एक तो इलाज सही नहीं हो रहा, दूसरा उसके इतने वसाइल खर्च हो रहे हैं कि वो बेचारा आगे सही इलाज करवाने के लिए उसके पास बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी न्यूरो फिजिशियन है उसके डोमेन में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी आती हैं जो हमारे डेरा गाजी खान में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और उनका फ़ौरन इलाज करवाना चाहिए? बुनियादी तौर पर एक न्यूरो फिजिशियन जो उसको आम फिजिशियन से थोड़ा सा अलहदा या मुमताज कर देता है कि वो न्यूरोलॉजी को डील कर रहा है। न्यूरोलॉजी बुनियादी तौर पर दिमाग, हरा मगज और उससे जिन चीजों की सप्लाई जा रही है जैसे मसल्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के स्फिंक्टर्स का कंट्रोल है जी ठीक, या उसमें एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसके जो चीजें हैं वो बुनियादी तौर पर न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सादी हैं, मसलन सर दर्द है। जी सर, हम में से हर शख्स को सर का दर्द जरूर होता है और शायद 1000 में से एक बंदे को वो सर का दर्द खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। अब फर्क सिर्फ क्या होगा कि मसलन एक जनरल फिजिशियन है, उसके पास एक सर दर्द का मरीज आ गया, उसने यकीनन उसका ब्लड प्रेशर भी देखा होगा, हमें अच्छी तवक्को करनी चाहिए, उसकी शुगर भी चेक की होगी। अच्छा, लेकिन चूंकि उसके पास हर किस्म के मरीज हैं और हर किस्म के मरीजों पे उसने वक्त देना है तो बाज़ औक़ात मिस हो जाता है। जी। तो ये सर दर्द से लेकर मुख्तलिफ किस्म के दर्द, खसूसन जो दिमाग से मुंसलिक अमराज हैं जैसे मिर्गी है या पैदाइशी बच्चों के जो ये मोरूसी अमराज हैं, बिल्कुल, और इसी तरीके के साथ मिर्गी है, फालिज सबसे बड़ी एक चीज है। बिल्कुल सही। तो इसी तरह पट्ठों के मुख्तलिफ किस्म के अमराज हैं या मुख्तलिफ किस्मों के पुराने दर्द हैं। अच्छा, नफ्सियाती अमराज की जहाँ तक हम बात करते हैं ना तो बड़े अरसे तक हम ये समझते रहे कि नफ्सियाती अमराज इस तरह होते हैं कि जी इनकी वजह नहीं पता, या शायद ये सिर्फ और सिर्फ जो है माशरती दबाव की वजह से होते हैं या किसी को सदमात की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब तो 2023 में हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ हमें ये भी पता है कि ये मर्ज जो है, लाइक हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसकी काफी सारी अक़साम है। तो हम उनको 2 अक़साम में अगर डिवाइड कर दें कि जी एक प्राइमरी है जिसकी बज़ाहिर वजह नहीं पता चल रही है और एक सेकेंडरी है, सेकंड टू समथिंग, बिल्कुल सही, कि किसी वजह से हो गई। तो हमें पता है कि इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर किस लेवल पर खराब हो रहा है और किस लेवल पर ये सही चल रहा है। बिल्कुल सही। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये दिमाग का ही एक हिस्सा है। तो दुनिया के कई ममालिक में, लाइक अमेरिका में, तो अब डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री हो जाता है, एक ही डिग्री में दोनों चीजें आ जाती हैं। कुछ ममालिक के जो कुरिकुलम है उसमें अभी तक ये अलग है, जैसे पाकिस्तान में अभी तक ये मुख्तलिफ है। तो ब्रिटिश, चूंकि हम लोग ब्रिटिश मेथोडोलॉजी को और कुरिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं तो ये अभी तक 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट बहरहाल डिप्रेशन से जो ऊपर के अमराज हैं, लाइक शिज़ोफ्रेनिया है या मुख्तलिफ किस्म के और अमराज हैं, उनको डील नहीं करता। एंजाइटी और एंजाइटी रिलेटेड लाइक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो छोटे अमराज हैं वहां तक ये डील कर लेता है। इससे आगे पाकिस्तान में भी हम लोग उसको सेक्रेटरी को ही रेफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आजकल जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं, मौसम शुरू हो रहा है, हमारी बुजुर्ग ख़वातीन को और बुजुर्ग अफराद को फालिज, लकवा और कमर दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसका ताल्लुक मौसम से है, हमारी बदएहतियाती से है या एज फैक्टर से है, इसका हमें तक नहीं पता कि हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। और इस फालिज और लकवे से इन सर्दियों में ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग अफराद को, या औरतों में ज़्यादा होता है या मर्दों में होता है, और इससे कैसे बचना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी अगर हमें बता दें तो हमारी ऑडियंस को बहुत फ़ायदा होगा सर।
अच्छा देखें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं एक बात करूंगा कि जब बिल्डिंग बनती है ना, जी जी सर, तो अहम तरीन चीज होती है बिल्डिंग की बुनियाद जो होती है। जी ठीक है। बुनियाद जितनी ज्यादा मजबूत होगी, इमारत उतनी ही मजबूत होगी, बजाय ये कि बुनियाद को कमजोर करके उस पे सही मटेरियल ना लगा के सजावट पे लगा दें। बिल्कुल ठीक है। उससे डेफिनेटली हम शायद उसको बेच तो सकते हैं, धोखाधड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग कमजोर है। जी बिल्कुल ठीक। मैं वालिद मोहतरम से सुना करता था बचपन में, फरमाया करते थे कि बचपन की खुराक की कमी पूरी नहीं होती, बेशक बाद में सोना खा लें। क्या बात है। सबसे बड़ी चीज जो है वो बुनियादी तौर पर बचपन में जो हम बच्चों को गलत ग़िज़ा खिला रहे हैं, हेल्थी फूड नहीं खिला रहे, जंक फूड की तरफ वो हैं, और माँ का दूध भी नहीं पी रहे और गलत किस्म के दूध पी रहे हैं, वर्जिश नहीं करते और बहुत अच्छी खुराक उनको नहीं मिलती, तो बिल्ट इन प्रॉब्लम उनका हो जाता है, सेल की हेल्थ का लेवल वो नहीं होता। दूसरी, उसके बाद दूसरा फेज हमारे पास आता है, वो जवानी है, शबाब जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल ठीक। यंग एज में। अच्छा, उसमें देखा क्या गया है कि फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम होता जा रहा है लोगों में। बिल्कुल सही। जितनी फिजिकल एक्टिविटी जवानी में कम होगी, रिजल्ट उसका बुढ़ापे में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कि जिस वक्त आप सेल्स को जवानी में ही डैमेज करना शुरू कर रहे हैं, तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि बुढ़ापा तो सब पे आना है। उम्र एक पहाड़ की चोटी है, 40 साल इसकी चोटी है, एक पहाड़ है, 40 साल उसकी चोटी है, 40 साल तक आपने चढ़ना है, उसके बाद उतराई है, सब में उतराई आनी है। बिल्कुल ठीक। तो जो चढ़ते हुए अपने आप का ख्याल करेगा, एहतियात से चढ़ेगा और फिजिकली फिट होगा, उतराई उसके लिए उतनी ही आसान होती जाएगी। बिल्कुल सही कहा। जहाँ तक मौसम और दूसरी चीजों का ताल्लुक है, ये एक मौसम डेफिनेटली बात है जी। देखें, सर्दियों का मतलब है कि मौसम ठंडा हो गया। बिल्कुल ठीक। जब मौसम ठंडा हो तो आपको पता है कि दो बर्तनों को आप सर्दी में बाहर रख दें तो वो फिर दोनों को अलग करना ही मुश्किल हो जाता है, चीजें सुकड़ती हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो तमाम लोग जो जोड़ों और पट्ठों के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मरीज हैं, उनके तमाम के दर्द सर्दियों में इसीलिए बढ़ जाते हैं, नंबर एक। बिल्कुल ठीक। नंबर दो, सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। बिल्कुल ठीक। नंबर तीन, सर्दियों में एक और मसला आके खड़ा हो जाता है सबसे बड़ा, वो ये है कि हम लोग ग़िज़ा का ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादातर अनहेल्थी होता है। गर्म मशरूबात के नाम के ऊपर हम मजीद खुराक की कमी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। फिर पानी हम लोग सही नहीं पीते, हमें डर लग रहा होता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, उससे लिक्विड कमी की हम शिकार होते जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। जहाँ तक इनके बचाव का ताल्लुक है तो देखें, सबसे ज्यादा तो अहम तरीन चीज है कि 8 घंटे आप बेड पे गुजारते हैं। आपका बेड बहुत अच्छा होना चाहिए, नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर बेड। अच्छा सख्त बिस्तर हो, उसके ऊपर ऐसा गद्दा हो कि जब आप सोएं तो वो आपकी बॉडी को अडॉप्ट कर जाए। बिल्कुल सही। इसी तरह बैठने के तरीके हैं, हम अमूमन लोगों को कहते हैं कि यार कुर्सी पे बैठा करो। अच्छा, जूता एक सबसे अहम तरीन चीज है। अगर जूता पाँव के साथ 1 यूनिट नहीं बन रहा, अच्छा, तो आप समझ लें कि आपके जोड़ जो हैं वो जल्दी खराब होने वाले हैं। ये तो हमारे ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए एक नई बात है सर। बिल्कुल सही। जूता हमेशा बंद, नरम और लचकदार। बिल्कुल सही। ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फिर वेट, देखें गाड़ी ने वजन उठाना है, आप चलें मैकेनिकल वर्क तो ऑर्थोपेडिक के पास चला गया, दिल पे भी, दिल एक इंजन है, उस पर भी दबाव पड़ेगा, जितना ज्यादा वजन ला देंगे। बिल्कुल सही। तो वजन जितना मुनासिब रखा जाए BMI के अकॉर्डिंगली, तो उतना ही ज्यादा ये अमराज कम होते जाएंगे। फिर सबसे बड़ी चीज है कि 40 से पहले तो हम लोग स्टर्नस एक्सरसाइज जो है वो बंदे को कह रहे होते हैं जी, भागो दौड़ो, कोई खेल खेलो। 40 के बाद अगर वो पहले से नहीं खेल रहा, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक करें और थोड़ी सी स्ट्रेच एक्सरसाइज करें, जिसमें जिस्म को मुख्तलिफ तरीकों से खींचना होता है। अब बदकिस्मती ये है कि हम ना तो खुराक बेहतर करने के लिए तैयार हैं, ना वजन कम करने के लिए तैयार हैं, ना बिस्तर और जूता तब्दील करने के लिए तैयार हैं। हम ढूंढ रहे हैं जादू वाली गोली कोई मिल जाए और हर चीज नई नकोर हो जाए। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंसान एक मशीन है और ये दुनिया की वाहिद मशीन है जिसका स्पेयर पार्ट नहीं है। बिल्कुल। तो जो खुदा ने दिया है उसको बचाएं। आज भी इलाज
अहम नहीं है, इलाज से ज्यादा अहम चीज एहतियात है। बहुत खूब। तो जितनी ज्यादा हम लोग एहतियात करेंगे अपने आप को बचाए रखेंगे, वगरना हमें पता है कि हमारा स्पेयर पार्ट नहीं है, जो चीज खराब होती गई वो होती गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत खूब कहा सर आपने। और माशाल्लाह बड़ी तफसील से सर आप हमारी ऑडियंस को बता रहे हैं और हम सबको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हमें पता चल रही हैं। हम अपनी ऑडियंस को बताते चलें कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद अकबर अली सदीकी साहब। आप न्यूरो फिजिशियन हैं माशाल्लाह, डीजी खान की माशाल्लाह हर दिल अजीज़ शख्सियत है। आपका पेन न्यूरो क्लिनिक लिगारी कॉलोनी में मस्जिद के बिल्कुल सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुबह से लेकर शाम तक अपने मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मुतवातर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमात सर अंजाम देते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे लिए ये पूछना था कि आपकी डोमेन में कमर दर्द के भी केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और कमर दर्द में एक टांग का दर्द और उसके साथ साथ दोनों टांगों का सुन्न हो जाना, और ख़ास तौर पे जो लोग आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हाथ पाँव की जलन या घबराहट एंजाइटी हो, तो ये लोग आम फिजिशियन के पास जाते हैं। न्यूरो फिजिशियन का आपने मुझे बताया था एक दफ़ा कि ये हाथ पाँव की जलन और एक टांग का दर्द भी न्यूरो फिजिशियन का है। इस सिलसिले में आप बताएंगे, ये हमारे इलाके में बहुत बढ़ती जा रही है सर ये। अच्छा, इसकी है ना हमें वजह पे गौर करना पड़ेगा ना। इंसान जब भी इस बीमारियों को देखे तो खुद को उसकी जगह पर रख के देख ले तो आसानी से समझ आ जाएगी। जी ठीक। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कमर का दर्द पहले भी था लेकिन ज्यादा हो गया। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी में औसतन हर शख्स का वजन पहले से ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल ठीक। तो इंसान तो वही है। दूसरा, उसने चूंकि वर्जिश छोड़ दी तो अब हो क्या रहा है, मशीन पर गाड़ी पे वजन ज्यादा है। जी बिल्कुल ठीक। और शाक खराब हो रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है कि हर दूसरा तीसरा मरीज आपको किसी ना किसी जगह पे दर्द का मिल रहा है, या कमर में दर्द है या गर्दन में दर्द है। अच्छा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना, जो हम एक ही जगह पर बैठे रहते हैं जी, तो इससे काफी सारे ऑक्यूपेशनल पेन और पोजिशनल पेन शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसकी वजह जब तक हम दूर नहीं करेंगे, महज अद्वियात से हम इसको दूर नहीं कर सकते। अद्वियात का काम हमेशा मास्किंग होता है, ये छुपा लेता है अलामात को। लाइक आपने दर्द की गोली खाई 8-10 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, आपका दर्द कम हो गया, मर्ज वही मौजूद है, वो मौजूद है। बिल्कुल। अब उसकी मुनासिब तशखीस जरूरी है। मसलन कमर का दर्द सिर्फ पट्टों का खिंचाव भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे मोरे हैं वो खुरदरे होने शुरू हो जाएं। हो सकता है उनकी लचक खराब हो रही हो। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पर ख़ुसूसन डेरा गाजी खान रीजन में हड्डियों की टीबी बहुत ज्यादा है। हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं, हम टीबी समझते हैं सिर्फ फेफड़ों की। अच्छा, वो एक वजह हो सकती है। अच्छा, फिर लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज है वो डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क हिल जाती है। अच्छा, डिस्क टिपिकल आप इसको समझ लें कि ये जैसे शॉक होते हैं गाड़ी के, ये बिल्कुल ऐसे ही शॉक है। एक गुब्बारा नुमा चीज है, कैप्सूल है और उसके अंदर एक जेल भरी हुई है। बिल्कुल सही। अब ये जेल अपनी जगह से जब निकलेगी या डिस्क हिलेगी तो उसके दो ही वजूहात हो सकती हैं, या तो ये कैप्सूल फट जाए। बिल्कुल सही। तो ये आमतौर पर चोट के साथ होता है, या दूसरा ये है कि ये जेल सूख जाए, डेसिकेशन हम उसे कहते हैं। तो MRI रिपोर्ट्स में आप लोग बाज़ औक़ात देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ होगा कि फलां लेवल की डिस्क जो है वो डेसिकेटेड है, इसका मतलब है सूख गई है। अब वो उस तरह नहीं है जैसे पहले थी, तो उसकी लचक कम हो गई काफी ज्यादा। तो डेसिकेशन बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से कमर की डिस्कें हिल रही हैं, और लोगों को ये बात समझनी होगी कि हिली हुई डिस्क किसी सूरत अद्वियात से या ऑपरेशन से वापस नहीं आती अपनी जगह पर। ऑपरेशन से मुमकिन ही नहीं है। नहीं, मुमकिन नहीं। ऑपरेशन में हम इसको काट के निकालते हैं, उससे जो दबाव है वो कम हो जाता है। लेकिन ये ऐसी है कि जैसे आपने एक दीवार बनाई और उस दीवार में ईंट को समझ लें मोरा है और सीमेंट को समझ लें कि डिस्क है। आपने जहाँ से सीमेंट उखाड़ ली 2 ईंटों के बीच में, इसका मतलब है पूरी दीवार कमजोर हो गई। बिल्कुल। तो एहतियात वर्जिश ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन से पहले की निस्बत दुगनी करनी है अब आपने, क्योंकि दीवार कमजोर हो चुकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ तक इसमें सर्जन का रोल है, सर्जन का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त जब हम देखें कि रेड फ्लैग्स जो हैं, ये सुर्ख अलामात जो आ रही हैं, खतरे की अलामात हैं और अब सर्जरी रिकमेंडेड है, तो हमें उसको भेज देना चाहिए सर्जन के पास। बिल्कुल। उससे पहले ये फिजिशियन का केस है।
अच्छा, फिजिशियन इसमें क्या कर सकता है? देखिए, सबसे अहम तरीन चीज है कि मैं अपने मरीजों को अक्सर लिखता हूँ नुस्खे पे कि 40% एहतियात है, 40% वर्जिश है, 20 रुपए दवाई है। सबसे पहले तो मरीज को समझाना पड़ेगा कि उसे क्या है, फिर उसे बताना पड़ेगा ये क्यों हुआ, फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं। दवाइयाँ लिखने में बामुश्किल आधा मिनट लगेगा। ये एहतियात वर्जिश जो अहम है वो सबसे अहम चीज यही है। उसके बाद फिर अगले डोमेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगते हैं, ये कमर की साइडों पे भी लगते हैं और कमर के अंदर भी लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट इसके अंदर जो न्यूरो फिजिशियंस कर सकते हैं वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ये शुरू हो गया, तो उसको हम ओजोन थेरेपी कहते हैं। उसमें हम जो O3 है, हैवी ऑक्सीजन जो है, वो हम इंजेक्ट कर देते हैं डिस्क के अंदर अंडर द फ्लोरोस्कोप गाइडेंस। अच्छा। तो मैं जब बाहर था तो मैं ये करता रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मैंने अभी तक नहीं की, ना मेरे पास ये सहूलत है। अच्छा, उससे बड़ा फायदा जरूर होता है, लेकिन वो भी इसका इलाज नहीं है। इलाज एक ही है, अजल से अबद तक मेडिकल का एक ही रूल है और वो एहतियात ही है। और जहाँ पर जोड़ों पट्टों की बात आएगी, वर्जिश साथ मिल जाएगी। तो इलाज, एहतियात, वर्जिश, बिल्कुल यही सबसे अहम तरीन चीजें हैं। फिर ऑपरेशन में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। ओपन लेमिनेक्टमी भी होती है, लिमिटेड भी है लेमिनेक्टमी, और आजकल तो एंडोस्कोपिक भी हो रही है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये हमारे यहाँ एक बीमारी अक्सर मेमोरी लॉस और वर्टिगो, जिसको बीमारी ही नहीं समझा जाता, आम इलाज में हम कुश्ते और ये चीज़ें इस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती हैं, यादाश्त की कमी, ये आपकी डोमेन में आती है न्यूरो फिजिशियन से। हालांकि ये काबिल इलाज भी हैं, लेकिन हम इसे ख़ास तौर पे ये जो कमर का झुकाव है हमारा, कुब जिसे कहते हैं हम, इन बीमारियों को न्यूरो फिजिशियंस की डोमेन्स में आती होने के बावजूद हमारे डॉक्टर्स रेफ़र नहीं करते। क्या ये काबिल इलाज हैं अगर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए? हमने बहुत सारे एज फैक्टर्स के लोगों को देखा है, 40 से 50 के बाद उनका एक ही बहाना होता है, मेरी यादाश्त कमज़ोर हो रही है, मुझे इलाज की तरफ आते ही नहीं लोग। और हमारे ये देहात के लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पेरिफेरीज में रहती है, तो ये आपको आखिरी तकलीफ़ देनी थी। कुछ इस बारे में बताएं कि ये काबिल इलाज भी है और इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए तो मेमोरी बेहतर भी हो सकती है हमारे बच्चों के लिए भी और हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन मर्द हजरात के लिए भी। जी, मैं सवाल समझ गया। मेमोरी लॉस जो है ये बुनियादी तौर पर दो किस्म की है। जी सर। कि या तो प्राइमरी है, और प्राइमरी के अंदर क्या हो रहा है कि मेमोरी हमारी बुनियादी तौर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म, ठीक। अच्छा, शॉर्ट टर्म यही है कि आज क्या खाया था, आज किस किस से मिले, नमाज पढ़ ली या नहीं पढ़ी अभी, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। जी बिल्कुल। लॉन्ग टर्म है जो हमारी यादाश्त जिसे हम कहते हैं, पिछली बातें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या है कि जो ज्यादातर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर थोड़ा सा नफ्सियाती मसला होता है। बंदा एक ही वक्त में 4 जगहों पर उसका दिमाग घूम रहा होता है, वो फोकस नहीं कर पाता। जब फोकस नहीं कर पाता तो कंसंट्रेशन लॉस होना शुरू होता है और मेमोरी पैकेट्स नहीं बन पा रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज, इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप समझे हैं तो कुछ जंक फाइल्स होती हैं काम खा के। ठीक है। ये वो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर महफूज तो कर लिया, लेकिन उसकी टैगिंग करना भूल गया या टैगिंग कर नहीं सके हम, उसको हम एक नाम नहीं दे सके। बिल्कुल ठीक। तो जब हम उसको रिकॉल करेंगे, वापस हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि उसका कोड या ऊपर फाइल का नाम हमें याद नहीं है तो वो याद नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल। और एकदम फ्लैश कर जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि सर्चिंग पे तो लग गया ना दिमाग, जैसे कंप्यूटर सर्चिंग कर रहा होता है, तो एकदम वो बाज़ निकाल भी लाता है पहचान के उसको। बिल्कुल ठीक। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है या ओल्ड एज के अंदर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड डिमेंशिया। अच्छा, डिमेंशिया में क्या हो रहा होता है कि दिमाग की छोटी छोटी खून की रगें, माइक्रो वेसल जिन्हें हम कहते हैं, बिल्कुल सही, वो बंद हो रही होती हैं, और ये सबके साथ होनी है। बिल्कुल ठीक। फर्क सिर्फ ये है कि जो शख्स एहतियात से जिंदगी गुजारेगा, चिकनाइयों से परहेज करेगा और वॉक वगैरह करता रहेगा, वेट अपना सही रखेगा, वक्त पे सो जाएगा, उसको जरा लेट आएंगे असरात। बिल्कुल ठीक। होना सबके साथ है। वो तो 100 वाले भी मैंने देखे हैं कि 100 साल से ज्यादा की उम्र है और बड़े शानदार यादाश्त है उनकी, और बाज लोगों को 40-50 साल में शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जस्ट उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको अगर हम थोड़ा सा तब्दील कर दें,
फैमिली काउंसलिंग करके उनको हम बताएं कि जी इसको आप किस तरह डील करेंगे, और फिर कुछ मेडिसिन, और वाकईतन कमाल के रिजल्ट आते हैं। सर आपने माशाल्लाह बहुत दफ़ा अपनी बातों में तस्करा किया कि ये जो हमारे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज डीजी खान के प्रिंसिपल हैं आसिफ कुरैशी साहब, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे न्यूरो के हवाले से। उन्होंने एक जदीद थिएटर भी बनाया है, तो उसके बारे में सर कुछ तफसील बताएंगे कि आपके शोबे के हवाले से यहाँ पर हॉस्पिटल में सरकारी सेक्टर में आवाम को क्या क्या सहूलियात फराहम की हैं, और उसमें माशाल्लाह आसिफ कुरैशी साहब के बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स मौजूद हैं। जी, आसिफ कुरैशी साहब, बुनियादी तौर पर मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली हैं, और एक ओरिएंटेड आदमी और एक डेडिकेटेड आदमी डीजी खान को मिल गया। पिछले 5 साल में 500 बेड से अब ये इस वक्त 1173 बेड्स के ऊपर टीचिंग हॉस्पिटल चला गया है। अच्छा, न्यूरो सर्जरी के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक हमारे पास न्यूरो फिजिशियन इधर आए थे एंड ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, डॉक्टर अजमल बुजदार साहब जी सर, और वेरी काइंड पर्सन थे। उनका तबादला हो गया तो हम फिर दोबारा महरूम हो गए, वगरना ये एक पैकेज में शामिल था कि एक अच्छा न्यूरोलॉजी का वार्ड यहाँ पर बनाया जा सके। बिल्कुल सर। न्यूरो सर्जरी का बहुत शानदार यूनिट डेरा गाजी खान में मौजूद है, बल्कि अब तो 2 हो गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा जदीद तरीन मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि एक तो न्यूरो आईसीयू मौजूद है, दूसरा न्यूरो नेविगेशन टूल्स जो हैं, जो लेटेस्ट न्यूरो नेविगेशन टूल्स हैं, जो इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, निश्तर में मौजूद नहीं है, वो टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में मौजूद हैं। लेटेस्ट MRI 1.5 टेस्ला के साथ यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर 2 CT स्कैन 256 स्लाइस एक है, और दूसरा जो है वो काम वाला है। बिल्कुल। तो 2 सीट, और तीसरा अभी पाइपलाइन में है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब तीसरी चीज जो यहाँ पर न्यूरो सर्जरी के हवाले से करने लगे हैं वो ये है कि एक न्यूरो सर्जरी का टीचिंग मॉड्यूल ऐसा बनाने लगे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बिल्कुल जितनी भी जदीद तहकीकात हैं उनके लिए हम अपने जो इधर न्यूरो सर्जरी में लोग काम कर रहे हैं उनको आसिफ कुरैशी साहब ने कई लोगों से बात करके उनको ट्रेनिंग के लिए भेजना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। लाइक एक लेटेस्ट चीज है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। बिल्कुल सही। ये एक बड़ी शानदार किस्म की एक टेक्निक है, और उसके लिए जो डीन है हमारे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शहजाद शमस साहब, उनके साथ भी इनका एक मुआहिदा सा हो गया है, और उसके तहत यहाँ से लोग डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की ट्रेनिंग के लिए अब उनके पास शायद इसी महीने जाएंगे। जी बिल्कुल। और उनसे ट्रेनिंग लेकर वापस आएंगे, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। बहुत शानदार सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो आपने हमें थोड़ी सी ये मालूमात दी सरकारी सेक्टर के हवाले से, इस पर हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें एक पूरा एक प्रोग्राम का टाइम दें और उस पर तफसील से गुफ्तगू हो और उनके तमाम शोबों पर। और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आपने हमें सोनू FM 96 को टाइम दिया और बहुत ही कीमती मालूमात दी, और हम अब शुक्रिया अदा करते हैं अपने ऑडियंस का कि उन्होंने हमें हमारा प्रोग्राम बड़े गौर से सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। हाँ, मैं जस्ट एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी जी सर, ये जो आपका FM रेडियो जो है। जी सर, बिल्कुल सर। मैं अक्सर इसको खुद भी सुनता रहता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार होता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पर मैंने देखा है कि जो आम आदमी है उसको उसी की जुबान के करीब तरीन अंग्रेजी बोलना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक आम आदमी की जुबान में उसके मसाइल जो खसूसन तिब के हवाले से हैं उस पर प्रोग्राम पहले भी होते रहते हैं। अगर इसके मेरी गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के अगर मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के डॉक्टर्स को ले आए। जी सर, जरूर सर। तो यकीन करें कि जो लोग हैं वो सफर सिर्फ और सिर्फ आगाही ना होने की वजह से कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर। उनके पैसे भी लग रहे हैं बहुत ज्यादा और बेचारों के वसाइल जाया हो जाते हैं, और वो जब तक मुतलका जगहों पर पहुंचते हैं तो अक्सर होता है कि उनके वसाइल खत्म हो चुके होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह सर इसको ज़रूर फॉलो करेंगे सर। हमें बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और इंशाल्लाह हम आपकी ये जो ओपिनियन है इसको इंशाल्लाह वो रख के इसको हफ्तावार नहीं बल्कि डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रोग्राम हम डिज़ाइन करें जो हमारी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सर। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी सर, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, बिल्कुल सर, थैंक यू मच सर।
जी बहुत शुक्रिया तमाम ऑडियंस का जिन्होंने FM सोनू 96 हमारे साथ सुना। और सबसे अब आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अकबर अली सिद्दीकी साहब मौजूद थे, जो पेन एंड न्यूरो क्लिनिक के CEO हैं और लिगारी कॉलोनी में इनका क्लिनिक है। न्यूरो फिजिशियंस डोमेन मतलब न्यूरो फिजिशियन के हवाले से काम करते हैं और उनकी डोमेन में फालिज, लकवा और यादाश्त की कमी और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कमर दर्द में मुब्तला हो। डॉक्टर साहब इंतहाई हर दिल अजीज़ हैं और आज उन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं और तमाम ऑडियंस के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।